वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आरओ, एआरओ और बीईओ और पीसीएस परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। अब चाहे आप तैयारी कर रहे हैं आरओ, एआरओ की या पीसीएस की या बीईओ की, तो इस सीरीज़ को आप देखिए। यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम लगाते हैं यहाँ पर, और काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन ये रहेगा आप लोगों के लिए। तो बस अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं सीरीज को। चलिए, लास्ट क्लास में हमने प्रश्न नंबर 127 तक देख लिया था। अभी हम 128 से प्रारंभ करेंगे इसको। चलिए ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 128। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्न में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है, यानी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के बारे में आपसे बेसिक नॉलेज जानना चाहता है इस सवाल के माध्यम से। अब देखो, अगर मैं नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में अगर आपको बताऊं तो बेसिक बात आप इसमें ये समझ लो कि इसी फॉरेस्ट पॉलिसी के अंतर्गत 1952 में ये तय किया गया कि भारत के 33% पर वन आवरण होगा। ये जो बात हम पढ़ते हैं 33% वाली कि भारत के 33% पे वन होना चाहिए, वो इसी के अंतर्गत आई है। ठीक है। दूसरा, अगर हम देखें तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंतर्गत वनों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, 3 हिस्सों में। कौन कौन से हिस्सों में बांटा गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो पहला टाइप है इसका वो है राष्ट्रीय वन, दूसरा टाइप है संरक्षित वन और तीसरा टाइप है ग्राम वन। इन 3 प्रकार के वनों में भारत इन 3 प्रकार के वनों में भारत की वन संपदा को विभाजित किया गया था। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है, तो भैया उस समय में राष्ट्रीय उद्यान जैसी कोई चीज नहीं होती थी, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो 129। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। देखिए कथन पहला, प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित हैं और भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। कारण, किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर होता है। अब आपको ये बताना है कि कथन और कारण में कौन कौन से सही हैं, और अगर दोनों सही हैं तो क्या ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है। देखो ठीक है, कथन है प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित हैं तथा भविष्य में भी प्रयोग लाए जा सकते हैं। देखिए पहले कथन की अगर हम बात करें साथियों तो पहला कथन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन वही तो है जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं और उनको हम वर्तमान में प्रयोग कर रहे हैं और भविष्य की पीढ़ी के लिए भी वो बचे रहेंगे या हमें उन्हें बचा के रखना है। वही तो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, जल है। जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। तो पहला कथन सही होता है। दूसरा, कारण जो इसका दे रहा है कि कथन कारण जो दे रहा है वो यहाँ पर आपको यह समझना है कि कथन है और कारण है, यानी कारण जो है वो कथन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तब सही माना जाएगा। देखो, किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर किसी प्राकृतिक संसाधन का हमें विकास करना है, मान लीजिए अब जैसे असम में डिगबोई में पहला जो है तेल हमें मिला जमीन के नीचे, तो तेल तो वह पहले से था, लेकिन फिर हमने क्या किया, उसकी खोज करी और खोज करने के बाद वहाँ पे हमने डिगबोई में पहली तेल रिफाइनरी लगाई।
तो तेल रिफाइनरी लगाना भी तो ज़रूरी है। तो अगर हमें किसी प्राकृतिक संसाधन का पूरा लाभ उठाना है तो फिर ऐसे में हमें उसकी जो प्रौद्योगिकी है उस पर भी पैसा खर्चा करना पड़ेगा। बहुत सीधी सी बात है ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी सही है, लेकिन आप ये देखो कि क्या कारण का कथन से सीधा सीधा संबंध है? कथन तो दोनों ही ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन कारण का कथन से सीधा सीधा कोई संबंध नहीं है। या कारण जो है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, वो सही तो है अपने आप में, बट कथन से जुड़ा हुआ नहीं है। कथन तो प्राकृतिक संसाधनों की बात कर रहा है और ये कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का विकास कैसे होगा। तो सही तो है लेकिन जुड़ा हुआ नहीं है। इसीलिए ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। सवाल समझ पा रहे हैं ना आप लोग? यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो चीज पूछी गई है वही आप बताओ, ठीक है। अगर दोनों फैक्ट अपनी अपनी जगह करेक्ट है, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि दोनों फैक्ट अपनी जगह करेक्ट है, लेकिन जो दूसरा फैक्ट है वो पहले फैक्ट की व्याख्या नहीं कर रहा है, उससे जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखो भाई। निम्न में से कौन जैविक संसाधन नहीं है, यह पूछा गया है। जैविक संसाधन, जैविक संसाधन का यहां पर जो अर्थ है वो ये, जैविक संसाधन वे हैं जिनमें जीवन का कोई अंश हो या रहा हो, ठीक है, उन्हें हम बोलेंगे जैविक संसाधन। अब यहां आप देखो, कोयला किससे बनता है? कोयला हम लोग खूब जानते हैं कि कोयला बनता है जीव जंतुओं से। पेट्रोलियम किससे बनता है? जीव जंतुओं से। मछली तो अपने आप में जीव जंतु है ही। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जैविक संसाधन नहीं है। तो कौन सा नहीं होगा? जल नहीं होगा। जल में या जल को बनाने में किसी जीव की कोई भूमिका है क्या? नहीं है ना। तो बस यही इसका सही जवाब है। यही पूछ रहा है, संसाधन नहीं है तो शुद्ध जल इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न है, स्ट्रेट लाइट क्या चीज होती है? ठीक है, स्ट्रेट लाइट क्या होते हैं? तो देखो, इस सवाल को सीधे सीधे याद रखना है, ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली आप इसका आंसर कहीं नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं आता है तो। स्ट्रेट लाइट होते हैं अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत। ऐसे जहाज जो ऊंचाई पर, समताप मंडल में ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रेट लाइट। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 132। ब्लू नील निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? देखो, अगर हम बात करें साथियों नील नदी की, तो नील नदी कहां पर है? सबसे पहले तो मिस्र में है, ठीक है। ऐसा नहीं है केवल मिस्र में है, बहुत सारे देशों में और भी है, बट मूल रूप से मिस्र की ही मानी जाती है। इसीलिए मिस्र को कहा जाता है नील नदी का वरदान। दूसरा, आपको यह भी याद रखना है कि अगर हम नील नदी की बात करें तो नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखना, दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील और दुनिया की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। ये बात आपको याद रखनी है। अब नील नदी साथियों दो हिस्सों में विभाजित है। पहली है श्वेत नील, जिसे हम कहते हैं, इंग्लिश में लिख देता हूं, जिसको हम कहते हैं व्हाइट नाइल। व्हाइट नाइल कहां से निकलती है भैया? व्हाइट नाइल निकलती है विक्टोरिया झील से, लेक विक्टोरिया से। और दूसरी है ब्लू नाइल।
ब्लू नाइल कहां से निकलती है? ये निकलती है लेक ताना से, ठीक है। और जब ये दोनों आपस में मिल जाती हैं, आप लोग मुझे जरा कमेंट करके बताना कि वो कौन सा देश की राजधानी है जहां पर ये दोनों मिल जाती हैं। चलिए मैं ही बता देता हूं, वो जगह है खार्तूम, ठीक है। आप लोग बस कमेंट करके इतना बता देना कि खार्तूम किस देश की राजधानी है, ठीक है। तो खार्तूम नामक एक जगह पर, जो कि एक देश की राजधानी, आप लोग कमेंट करके बताना खार्तूम किसकी राजधानी है। उस जगह पर ये दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं। कौन कौन सी? व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल। और जब ये दोनों मिल जाती हैं तब बनती है फाइनली नील नदी, ठीक है। जैसे भारत में जब भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलती है तब जन्म होता है गंगा का, वैसे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम आपको बताना है। पश्चिम से पूर्व का, सबसे पश्चिम में कौन है और सबसे पूर्व में कौन है? देखिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं, फिर इनको मैप पर देख लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए फिलहाल पहले इसका आंसर देखिए आप लोग। देखो भाई, सबसे पश्चिम में आपको मिलेगा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के आगे मिलेगा काला सागर, ब्लैक सी। ब्लैक सी के आगे मिलेगा कैस्पियन सागर, और कैस्पियन के आगे मिलेगा आपको अरब सागर। तो सबसे वेस्टर्न जो सी है, जो सबसे पश्चिमी सी है, वो है भूमध्य सागर, और सबसे पूर्वी जो सी है वो है अरब सागर। अरब सागर के भी आगे जाएंगे तो बंगाल की खाड़ी आ जाएगी। तो ये इस तरीके से, एक बार इसको मैप पर देखते हैं, अगर आपको ये दिखाई दे सके तो। दिख जाए तब है भाई, क्योंकि देखिए मुझे तो यहां से बहुत बढ़िया दिखेगा, लेकिन अब कैमरे में आपको कैसा दिख रहा है वो मायने रखता है। चलिए चलिए तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं। बिल्कुल ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये दिखे, थोड़ा बहुत तो खैर दिखेगा ही। देखो देखो भाई, ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को कहते हैं हम लोग भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो ये आ जाएगा, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये जो आपको दिखा, ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर के आगे बढ़े तो आ गया क्या? ये आ गया काला सागर। काला सागर के आगे बढ़े तो ये आ गया कैस्पियन सागर। ध्यान रखना, ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये है कैस्पियन सागर, और कैस्पियन सागर से भी आगे बढ़े तो ये आ गया साथियों अरब सागर। हालांकि अरब सागर से पहले भी कुछ महत्वपूर्ण सागर है, जैसे ये है पर्शियन गल्फ, और ये आप देख रहे हैं रेड सी। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं ज्योग्राफी में, आपको पता होनी चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और बंगाल की खाड़ी। सॉरी, बंगाल की खाड़ी क्यों, मैंने इसको बंगाल की खाड़ी बता दिया, अरब सागर है, सॉरी अरब सागर है ये, अरब सागर, और ये आपको मिलेगी बंगाल की खाड़ी। तो याद रखना, हो सकता है पहले मैंने इसको बंगाल की खाड़ी बोल दिया, सॉरी, तो याद रखना आपको, ठीक है। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं ये रेड सी है और ये पर्शियन गल्फ है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। चलो भाई, तो ये इसका सही जवाब हो गया, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ दिया हुआ है नदियां और दूसरी तरफ वो कहां पर समाप्त होती हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए मिलाते हैं, इनका सही मिलान करते हैं। थोड़ा ऊपर कर लेता हूं जिससे ऑप्शन भी आपको दिखे। चलिए देखो, लीना नाम की जो जगह है ये साथियों, मतलब लीना नाम की जो नदी है ये आर्कटिक सागर में समाप्त होती है, ठीक है। माही जो नदी है साथियों ये भारत में ही है, अरब सागर में समाप्त होगी, ठीक।
और अगर हम माही से ही सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करें तो डी का हमें पता है तीसरा, और डी का तीसरा केवल एक ही ऑप्शन में है और वो है ऑप्शन ए। तो बाकी को लगाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। अगर हमें एक भी पता है, हमें चलो ये लीना है, आमूर है, टिग्रिस है, ये विदेशी नदियाँ, ये हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। भारत की तो पता है माही नदी, मैंने कल परसों के लेक्चर में आपको बताया कि माही वो नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो आपको ये तो पता होना चाहिए। तो इसी से हो जाएगा। माही का हमें अरब सागर लगा दिया, उसी से हो गया। बाकी भी लगा लो, देखो ठीक है। ठीक है, बी का लगाते हैं, आमूर, बी का ये जाएगी प्रशांत महासागर में और टिग्रिस जाएगी फारस की खाड़ी। तो ये इसका सही जवाब हो गया। सही है ना? चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न बहुत ही फेमस है और विश्व की प्रमुख नदियों से प्रश्न आते ही आते हैं। यहां से ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, इतना कोई टफ नहीं है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, देखो करीबा बांध किस नदी पर है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है काफ्यू नदी, जाम्बेजी, चाम्बेशी या काबोम्पो नदी पर, ये आपको बताना है। देखो भाई, इसका जो सही जवाब है वो है जाम्बेजी नदी पर। मैं आपको बता दूं कि करीबा बांध जो है ये जाम्बेजी नदी पर है और अफ्रीका की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना इसी पर है। तो फिर आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अफ्रीका की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना इसी बांध पर है। आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताओ कि ये जाम्बेजी बांध किस देश में मौजूद है, मतलब सॉरी, ये जाम्बेजी रिवर किस देश में है और करीबा बांध जो है किस देश में मौजूद है। ये आपको आंसर करके, ये मेरे को कमेंट करके आप लोगों को बताना है। चलिए, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया हुआ है पोत निर्माण केंद्र यानी जहाज बनाने के क्षेत्र, और दूसरी तरफ दिए हुए हैं अमेरिका के राज्य। ये आपको बताना है। पहला है, आप देख सकते हो ऑप्शन में ह्यूस्टन, और पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यह है टेक्सास में। स्पैरोज पॉइंट ये है मैरीलैंड अमेरिका में। न्यू ऑर्लियंस ये है लुजियाना में, और फिर है कैमडेन ये है फ्लोरिडा में। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। देखिए, कैमडेन जो है वो फ्लोरिडा में नहीं है, फिर कहाँ पर है? कैमडेन आपको मिलेगा मैरीलैंड में। अमेरिका में एक जगह है मैरीलैंड। तो अमेरिका में एक जगह है जिसका नाम है कैमडेन, सॉरी मैरीलैंड में नहीं है, ये न्यू जर्सी में है। सॉरी, ये कहां पर मिलेगी आपको? न्यू जर्सी में मिलेगी। सॉरी भाई, सॉरी, न्यू जर्सी में। और ये क्या है? कैमडेन ये एक पोत निर्माण केंद्र नहीं है बल्कि एक काउंटी है। काउंटी मतलब जैसे हमारे यहाँ गांव होते हैं वैसे ही अमेरिका में काउंटी होते हैं, वहाँ पे जानवरों को रखा जाता है, खेती की जाती है, तो उन्हें काउंटी कहा जाता है। तो न्यू जर्सी में है ये, कैमडेन फ्लोरिडा में नहीं है। चलो आगे बढ़ो। गर्म पानी के स्रोत और भारत के राज्यों, इनका सही मिलान करना है। पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखो भाई, सोहना हरियाणा में है, बिल्कुल सही है। मणिकर्ण हिमाचल में है, बिल्कुल सही है। अवलोली महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही है। लासुंदरा राजस्थान में नहीं है बल्कि कहाँ पर है? ये गुजरात में है। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। लासुंदरा जो है राजस्थान में ना होकर के
गुजरात में अवस्थित है, आपको याद रखना है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? काफी बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल एकदम। जिसने ज्योग्राफी कस के पढ़ा होगा वही कर पाएगा। फिलहाल इसका आंसर आपको बता देता हूं मैं। इसका जो आंसर है वो है सतलज नदी, याद रखना सतलज। सतलज का उद्गम कहां से होता है ये भी याद रखना, मानसरोवर झील के निकट राकसताल से। कहां से? राकसताल से, यहां से ये निकलती है। अच्छा, अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूं मानसरोवर झील की, तो मानसरोवर झील के पास से 3 नदियों का उद्गम होता है। पहला तो हमारे सामने है सतलज, दूसरा रिवर जो यहां से निकलती है वो है सिंधु, याद रखना, और तीसरी नदी जो मानसरोवर झील से निकलती है, इसके पड़ोस से निकलती है, वो है ब्रह्मपुत्र। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस एरिया से मानसरोवर झील से 3 नदियां निकलती हैं, सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ। बाकी देखिए रावी हो गया, व्यास हो गया और चिनाब हो गया, ये सभी की सभी किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु की। ठीक है, इनमें व्यास नदी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बता देता हूं। व्यास नदी महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि व्यास नदी सिंधु की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो पाकिस्तान नहीं जाती बल्कि भारत में ही खत्म हो जाती है। कहाँ खत्म हो जाती है? तो ये जो है निकलती है रोहतांग दर्रे से, हिमाचल से, और व्यास जो है साथियों पंजाब में एक जगह पड़ती है कपूरथला। कपूरथला में एक जगह है जिसका नाम है हरीके। तो हरीके नामक स्थान पर व्यास जो है सतलज से मिल जाती है, और जिस स्थान पर व्यास सतलज से मिलती है वहीं पर हमने एक बांध बनाया है, उसका नाम है हरीके बैराज, और उसी हरीके बैराज से ही हमने निकाली है भारत की सबसे लंबी नहर, जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, या जिसको पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, जो कि पूरे पश्चिमी राजस्थान को पानी की सप्लाई करती है। तो इस लिहाज से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चले, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है ये आपको बताना है। देखो भाई, सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी आपको बताना है। प्रायद्वीपीय का मतलब हो गया दक्षिण भारत की। प्रायद्वीप का मतलब क्या है? दक्षिण भारत। प्रायद्वीप क्या होता है? तो साथियों प्रायद्वीप एक ऐसी जगह होती है जो कि 3 ओर से पानी से घिरी हुई है। अगर कोई भूमि का टुकड़ा 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है तो उसे हम कहते हैं प्रायद्वीप, और अगर कोई भूमि का टुकड़ा चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है तो उसे हम कहते हैं द्वीप। तो चारों ओर से पानी से घिरा है तो द्वीप, और 3 ओर से पानी से घिरा है तो प्रायद्वीप। और भारत को अगर आप ध्यान से देखोगे तो भारत के 3 ओर पानी है। पूरब में आपको मिलेगा बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में मिलेगा अरब सागर, और दक्षिण में मिलेगा हिंद महासागर। इन तीनों क्षेत्रों से भारत घिरा हुआ है, इसीलिए हम कह रहे हैं प्रायद्वीप। तो दक्षिण भारत की बात करेंगे तो दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है साथियों वो है गोदावरी, याद रखना। गोदावरी कहां से निकलती है ये भी आपको बताता हूं। तो गोदावरी का उद्गम होता है नासिक में त्र्यंबकम पहाड़ी से। त्र्यंबकम पहाड़ी जो कि कहां पड़ती है? नासिक में, यहां से ये निकलती है, और गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। इसके अलावा ये भी याद रखना है कि गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण, याद रखना, गंगा, दक्षिण गंगा। तो गोदावरी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि गोदावरी का वही आध्यात्मिक महत्व है जो कि उत्तर भारत में गंगा का है, वही दक्षिण भारत में गोदावरी का है। इसीलिए साथियों गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण गंगा। अब याद रखना दक्षिण गंगा है, अगर आपने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया और आपने बोल दिया दक्षिण भारत की गंगा तो फिर इसका जवाब बदल जाएगा, ध्यान रखना, फिर इसका जवाब कृष्णा हो जाएगा, फिर गोदावरी जवाब नहीं रहेगा। तो याद रखिएगा शब्दों का बहुत खेल है भैया जीएस में। चलो आगे बढ़ते हैं। एक तरफ सूची फर्स्ट है, एक तरफ सूची सेकंड है, सही मिलान आपको करना है। जूट कहाँ होता है, चाय कहाँ होती है, रबर कहाँ होती है, गन्ना कहाँ होता है? तो देखो
जूट के लिए काफ़ी लंबे समय से जो क्षेत्र प्रसिद्ध है वो बांग्लादेश के पास का क्षेत्र है। अब बांग्लादेश तो हमारा रहा नहीं, लेकिन पश्चिम बंगाल तो है, तो एक का तीसरा। चाय के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है भैया? तो असम, दार्जिलिंग की चाय बहुत ही फेमस है। रबर के लिए कौन सा क्षेत्र फेमस है भैया? केरल फेमस है। और गन्ना अपना उत्तर प्रदेश, यूपी। ये इसका सही मिलान हो गया। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ये इंपॉर्टेंट है भैया, देखो जरा। भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किस में, थोड़ा छोटा करता हूं दिखाई नहीं दे रहा है, किस में शिवकाशी केंद्र स्थित है? तो यहां से दो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहला कि शिवकाशी किसके लिए फेमस है, पहला तो यही। और दूसरा शिवकाशी है कहां पर, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए, अगर मैं बात करूं यहां पर शिवकाशी की, देखो जरा, शिवकाशी की मैं बात करूं साथियों, तो शिवकाशी है तमिलनाडु में। कहां पर है ये? तमिलनाडु में। और शिवकाशी को कहा जाता है भारत की पटाखा राजधानी। याद रखना, इसको हम क्या बोलते हैं? भारत की पटाखा राजधानी। याद रखेंगे साथियों, भारत में जितने भी पटाखे बनते हैं उसका 90% शिवकाशी से आता है। शिवकाशी में पटाखा बनाने की 8000 से भी अधिक फैक्ट्री हैं। तो बहुत बड़े पैमाने पे जो है यहाँ पर पटाखों का कारोबार होता है, पटाखे जो हम दिवाली पे चलाते हैं। सही है, तो याद रखेंगे, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए, शिवकाशी। तो इसी के साथ ये हमारी सीरीज का लास्ट सवाल था। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको हेल्प कर रही होगी। आज तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए मिलने आया, आपसे वीडियो बना रहा हूँ केवल इसलिए ताकि आप लोगों का एक भी दिन मिस ना हो। तो बस मेहनत करते रहो भाई, तैयारी करते रहो कस के, बिल्कुल हम सफल होंगे एक ना एक दिन, आप निश्चिंत रहिए। मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।